हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने 2 लेक्चर में कंक्लूड कर लिया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। आज हम लोग उसका पीवाईक्यू करेंगे ताकि हम लोगों को उसका एप्लीकेशन आ जाए अच्छे तरीके से। अब तक आप लोगों को ये लाइव लेक्चर मिल रहा था, बट ये एक लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर में भी उतना ही कनेक्टेड रहेंगे जितना लाइव लेक्चर में कनेक्टेड रहते थे। ठीक, तो अब देखिए एक बस थ्योरी बची हुई है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने उस पे, किस पे, पीवाईक्यू पे चलेंगे। ठीक, देखिए हमारा ना, जैसे मान लीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किया हुआ है ना x + 2y = 4 और 2x + y = 2, ये दिया हुआ है। फिर बोला गया x और y की वैल्यू निकालने के लिए। इस तरीके से जब बोला जाता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इस x को, मतलब मैं यहाँ पे देखिए इस x का कोफिशिएंट 1, तो 1 और इसका y का 2 और इसका 2 1 कोफिशिएंट, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x और y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि 2 × 1 की मैट्रिसेस है, ये 2 × 2 की मैट्रिसेस है, और ये 4, 2 आ जा रहा है। ठीक, देख लीजिए, इसको ऐसे करिए, x + 2y = 4 पहले और 2x + y = 2। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरा a, अगर मैं इस मैट्रिसेस को a मान लूँ और इस मैट्रिसेस को x मान लूँ और इस मैट्रिसेस को मैं b मान लूँ, तो ax = b लिखा हुआ है मेरे पास। मतलब मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इस तरीके की इक्वेशन को मैं मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकती हूँ, ax = b। ठीक, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं। अब मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने, हम निकालते थे ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, इस तरीके का सॉल्यूशन निकालते थे। तो मैं आपको बता दूं, इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, सिर्फ और 3 चीज़ें ये हो सकता है। पहली, या तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आए, इसका मतलब कि एक x की वैल्यू आए और एक y की वैल्यू आए, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको। ठीक, या तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आए। दूसरा क्या है, दूसरा या तो हमारे इन्फिनाइट सॉल्यूशन आए, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आए, या नो सॉल्यूशन आए। मतलब ये केस कभी नहीं हो सकता हमारा जिसमें हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आए, 2 आए या 3 आए, या तो एक आएगा या तो इतने सारे आएंगे, मतलब बहुत सारे आएंगे, या तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो किस केस में हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, जब हमारा एक ही इक्वेशन होता है लेकिन अननोन ज़्यादा होते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x + 2y = 2 और 2x + 4y = 4। ये देखिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये x + 2y = 4 लिखा हुआ है, तो 2 2 जाए, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन हमारी सेम लिखी हुई है। तो इस केस में हमारे पास एक ही इक्वेशन रही, तो उस समय हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन जब हमारा ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं और x और y की अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं। और जब ये इक्वेशन बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकती है, जैसे कि इसका मतलब ये है x + 2y मेरा 4 के बराबर दिया है और साथ साथ में x + 2y मेरा 2 के बराबर दिया हुआ है, मतलब दोनों में एक ही इक्वेशन है लेकिन बराबर नहीं, बराबर अलग अलग है। इसका मतलब है कि मेरा सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन आएगा मेरे पास। तो इसको हम लोग मैट्रिसेस में किस तरीके से समझते हैं ये देखते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा पूरा चीज़ होता है। इसको हम लोग मैट्रिसेस में कैसे समझते हैं ये देखते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इस पे, क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक, देखिए मैट्रिसेस में किस तरीके से समझते हैं हम लोग। मैट्रिसेस में हमारा होता है ना, जैसे मैंने बताया ax = b होता है। अब यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन लिखी थी, x + 2y = 4 और 2x + y = 2, कुछ भी इक्वेशन अभी मैंने लिख दी ऐसे ही। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास मान लीजिए 3 इक्वेशन ऐसे लिख सकती थी मैं, x + 2y + 3z = 5, x + 9y + 2z = 6 और x + 3y + z = 7। ये मैंने 3 इक्वेशन लिख ली। तो जो मेरा मैट्रिसेस बनता ना, वो 3 × 3 का बन जाता। मतलब जितने अननोन रहते हैं, जितनी इक्वेशन रहती है, उतने क्रॉस उतने की मेरी मैट्रिसेस बन जाती है। ठीक, यहाँ पे मेरा x y z ऐसे लिखा रहता और मेरे पास कैसे लिखा रहता मैट्रिसेस, a वाला 1 2 3 1 9 2 1 3 1, और ये किसके बराबर दिया होता, 5 6 7, इसके बराबर दिया गया होता। ठीक, इस तरीके से दिया गया होता, a × x = b, इस तरीके से दिया होता। तो मैट्रिसेस के फॉर्म में समझते हैं इसका कब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है, कब हमारा नो सॉल्यूशन आता है, और कब हम लोगों का इन्फिनाइट सॉल्यूशन आता है। तो देखिए, जो हमारा जो ये a डिटर्मिनेंट आता है ना, a वाला, जो मतलब उसके कोफिशिएंट से हमारा जो डिटर्मिनेंट बनता है, अगर वो ≠ 0 आया, ठीक, वो अगर ≠ 0 आया, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा
वो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारा इस जो इक्वेशन से बनती है हमारी, जो कोफिशिएंट से बनती है हमारी मैट्रिसेस, उस मैट्रिसेस को निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है और ये लिख देना है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, क्या लिख देना है, यूनिक सॉल्यूशन लिख देना। अगर ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 लिखा मैंने और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 लिखा मैंने। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1 2 2 1, ये हो गया मेरे पास, है कि नहीं है, 1 2 2 1 ये हो गया मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, इसको कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका, 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3 मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो मेरा इसका सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है मेरे पास वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक, तब हमारा क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, वो ये लिखा हुआ है कि जब देखिए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 आए हमारा, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b। इसका मतलब मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप लोगों का नॉट इक्वल्स टू 0 आया डिटर्मिनेंट, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा मतलब x y जो होगा हमारे पास आएगा a इनवर्स b। ठीक है कि नहीं, तो a इनवर्स क्या है मेरे पास, पहले मेरे पास a देखिए क्या है, a क्या है 1 1 2 2 है कि नहीं है। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, 1 1 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये मेरा एडजॉइंट आ गया। डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना है मेरे पास, -3, तो ये मेरा क्या आ गया, इन्वर्स आ गया, मतलब -1/3 2/3 2/3 माइनस में 1/3, ये मेरा क्या आ गया, इन्वर्स आ गया मेरा इस मैट्रिसेस का। ठीक, तो a इन्वर्स इंटू b जो होगा मेरा x y आएगा, तो मतलब -1/3 2/3 2/3 माइनस में 1/3 और क्या हो जाएगा मेरे पास, और मेरे पास b क्या है मेरे पास 4,3 और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मेरा x y आ जाएगा। कैसे निकालेंगे x y, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में 4/3 प्लस 2 माइनस में 4/3 प्लस 2 इंटू 3 6/3 और ये क्या आ जाएगा 4 2 जा 8/3 और माइनस में 3/3, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2/3 और 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5/3, ये आ गया मेरे पास। ठीक है ना, तो मेरा जो आंसर आएगा x, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2/3 और y इज इक्वल्स टू 5/3 आएगा। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। हालांकि आपको निकालने के लिए कभी नहीं पूछेगा, ये आज तक पूछा ही नहीं है बीएचयू ने। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो बोलेगा कि मान लीजिए हमारा यूनिक सॉल्यूशन कौन से केस में आता है, तो आप लोग बोलेंगे जिसमें डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो और हमारा जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो बराबर होता है ए इनवर्स बी के बराबर होता है। ये आप लोगों को बताना होगा जो यूनिक सॉल्यूशन आता है मेरे पास। ठीक, आसान लग रही है चीज़ें, हार्ड नहीं लग रही होंगी, ईजी लग रही होंगी। ठीक, अब कौन से केस में हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन आता है, कौन से केस में हम लोगों का नो सॉल्यूशन आता है। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट ए ना इज इक्वल्स टू 0 होगा, उस केस में हम लोग सोचेंगे कि हमारा कब नो सॉल्यूशन है और कब हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोग सोचेंगे कि हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन की इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये देखिए हमारा जब एडजॉइंट ए, जब ए डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 आ गया, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी जो है मेरा क्या नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उस केस में मेरा जो होगा वो नो सॉल्यूशन आ जाएगा अपने आप। ठीक है, कभी निकालने के लिए नहीं पूछेगा आप लोगों से, आप लोगों से पूछेगा कौन से केस में हमारा नो सॉल्यूशन होगा, 4 ऑप्शन दे देगा बस। और जब हम लोगों को इन्फिनाइट देखना होगा कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, तो हम लोग देखेंगे कि जब पहले तो यही चेक करेंगे, सबसे नेसेसरी कंडीशन तो यही है कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0 हो। तो जब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0 हो तो हम लोग फिर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। ठीक, तो उसमें हमारा अगर वो एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा 0 के बराबर आ गया तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, मतलब बोथ, मतलब हमें इस केस में चेक करना होगा। ठीक है, इस केस में क्या करना होगा, चेक करना होगा कि हम लोगों का इन्फिनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। ठीक, जब हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो ये देखिए। अब देखिए एक और चीज़ समझिए, अब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है हमारा या तो मतलब सॉल्यूशन आना, मतलब सॉल्यूशन आए हमारा, तो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन में भी तो हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन किसका केस हो जाएगा, आप लोगों का केस हो जाएगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन
इनफिनाइट सॉल्यूशन आप लोगों का केस हो जाएगा कंसिस्टेंट में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि सॉल्यूशन आ रहे हो। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन ना आ रहे हो। तो हम लोग इसको एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, किस तरीके से आप लोगों से इसका सवाल पूछेगा। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि बोलेगा बताइए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है कि नहीं है? इनकंसिस्टेंट, ठीक। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मेरे पास या तो मतलब सॉल्यूशन आना का मतलब होता है मेरे पास कंसिस्टेंट, मतलब जब हमारे पास या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों में सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब सॉल्यूशन ना आए मेरे पास, ठीक, जब सॉल्यूशन ना आए मेरे पास, तो उसका क्या मतलब होता है? नो सॉल्यूशन, है कि नहीं है? नो सॉल्यूशन होता है इसका मतलब। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है। और दूसरा क्या होता है हम लोगों के पास? इनफिनाइट सॉल्यूशन। कौन से केस में आता है? जब डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 के बराबर हो, और ये वाला भी डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 के बराबर हो, तो हमारा क्या आता है? नो सॉल्यूशन आता है, ठीक है कि नहीं है? 0 के बराबर हो। अब देखिए जब हमारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो सॉल्यूशन कौन सा होता है? हमारा जो एक्स सॉल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये हमारा सॉल्यूशन होता है, ठीक। और जो हमारा इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट का मतलब इन्फिनाइट मतलब बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है जब हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी जो है हमारे पास, यही ना लिखा था मैंने, एडजॉइंट ए इंटू, सॉरी कुछ गलत लिख दिया था क्या? एडजॉइंट ए इंटू बी, और बी वाला डिटर्मिनेंट क्या होता है? बी वाला मैट्रिसेस, जो ये वाला मैट्रिसेस होता है वो बी वाला कहलाता है, ठीक। तो ये देखिए ये जो है मेरे पास एडजॉइंट ए इंटू बी जो है मेरे पास, ये जब मेरे पास 0 के बराबर आएगा, तो इसमें हम लोगों को चेक करना होगा कि इन्फिनाइट है कि नो है। और इसमें जब हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी जो है मेरे पास नॉट इक्वल्स टू 0 आए, तो इसका मतलब है कि ये नो सॉल्यूशन है। पहले डिटर्मिनेंट ए चेक करना हमारे नेसेसरी कंडीशन बन जाती है, ठीक। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करते हैं। आप लोगों से कभी निकालने के लिए नहीं बोलेगा एडजॉइंट ए इंटू बी, इसलिए निश्चिंत रहिए, आप लोगों से पूछेगा कि कंडीशन क्या हो सकती है। और ये वाला केस भी हो सकता है नो सॉल्यूशन का, एडजॉइंट ए इंटू बी, मतलब ये वाला जब चीज़ आए तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि नो सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ये इसका केसेस बनता है, ठीक। अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से, यहाँ पे तो मेरा जो b है, अगर मान लीजिए वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से, जो मेरा b है मतलब कि ax इज इक्वल्स टू 0 लिखा जाए, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ, x प्लस 2y जो है मेरे पास वो भी 0, और 4x प्लस 3y ये भी मेरा 0 के बराबर है, ठीक है कि नहीं? ये मैं बोल रही हूँ, ठीक, मैं ये बोल रही हूँ। तो ये जो है मेरा 0 आ जाए, मतलब b मेरा है वो सारा 0 आ जाए। तो अब देखिए इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे। क्या इसमें कभी नो सॉल्यूशन वाला केस बन सकता है? ज़रा समझाइए मेरे को, क्या कभी इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस। क्यों नहीं बन सकता इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस? वो इसलिए नहीं बन सकता है नो सॉल्यूशन वाला केस आप लोगों का इसमें, क्योंकि 0,0 तो हमेशा एक सॉल्यूशन रहेगा, है कि नहीं है? एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 रखिए, 0 प्लस 0 आ जाएगा, वो 0 के बराबर ही। तो मेरे पास हमेशा एक ना एक सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जिसको कहेंगे जीरो सॉल्यूशन, है कि नहीं? और उसको दूसरा नाम देंगे जीरो सॉल्यूशन और ट्राइबल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्राइबल सॉल्यूशन, ठीक। ट्राइबल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन जो है मेरा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो जो मेरा वो होगा, मेरा इसमें कभी भी नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं आ सकता है, ठीक। तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा मेरा सॉल्यूशन, इस वाले केस में कंसिस्टेंट होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन अगर वो आएगा तो कौन सा सॉल्यूशन आएगा? वो जीरो सॉल्यूशन ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन जो होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब 0,0, ठीक है कि नहीं है? या तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्या होता है केस? डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 ना, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तब हम लोगों का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 0 होगा, तब हम लोगों का इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये दो केसेस बनते हैं। इसका जरा निकालिए डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, 1, 2, 4, 3, 3 - 4 2 जा 8, मतलब कि क्या आ जाएगा, माइनस का 5, नॉट इक्वल्स टू 0। तो मतलब इस वाली इक्वेशन का मेरे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ गया,
ठीक, अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा इसको समझते हैं। इसका क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने बोला ये मैट्रिसेस है मेरे पास 1 0 3 0 K 5 2 1 3, ये मेरे पास दिया हुआ है एक मैट्रिसेस, ठीक। और बोला है ये एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई हो रहा है और मेरे पास जीरो सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है कि नहीं है, मतलब कि a इंटू एक्स जो है मेरा जीरो है और ये मेरा यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है, क्या दे रहा है, सॉरी ये मेरा इन्फिनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो बताओ x की क्या वैल्यू होगी मेरे पास, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो डिटर्मिनेंट a मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट को 0 रख दीजिए तो k में इक्वेशन बन जाएंगी और k की वैल्यू आ जाएगी। बस इस तरीके का सवाल पूछेगा आपसे। इस क्वेश्चन को जरा लगाइएगा आप लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है कि डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0 रख के आप लोग निकालिएगा इसका, ठीक। तो इजी लग रहा होगा ये सब चीज़ें, कुछ हार्ड नहीं है ये सब चीज़ें, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं और आप लोगों को बस समझने की चीज़ें, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक। बस आप लोगों को इसमें थोड़ी सी रैंक डिफिकल्ट लग रही होगी, वो भी आसान लगने लगेगी। रैंक मैं बताती चलूँ आप लोगों का 12th का हिस्सा है ही नहीं, पता नहीं BHO क्यों पूछता है आप लोगों से, आप लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करता है BHO, आप लोगों का जो है ना उसका हिस्सा बस और बस 4x4 की मैट्रिसेस भी नहीं है आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा, लेकिन फिर भी आप लोगों से BHO पूछता है। चलिए ये देखते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास। तो देखिए ये सारी की सारी नॉन वैल्यूज है। साइन 30 मेरे पास क्या होता है, साइन 30 मेरे पास होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 120 मेरा जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसको मैं पाई माइनस, ये सब चीज़ें आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में आनी चाहिए, तो मैं इसको पाई माइनस पाई/3 लिख सकती हूँ, मतलब कि साइन पाई/3, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरे पास पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई/3 मेरा √3/2 होता है कि नहीं। 180 माइनस 60 कितना होता है, 180 माइनस 60 मेरे पास 120 होता है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये 135 को मैं पाई माइनस पाई/4 लिख सकती हूँ, मतलब 180 में से मैं 45 घटाऊंगी तो देखिएगा 5, 8 में से 135 आ गया, ठीक है। तो 180 माइनस मतलब फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो ये भी 1/√2 हो जाएगा, मतलब साइन 45 के बराबर ही हो जाएगा। तीसरा क्या है, साइन 60 आप जानते हैं √3/2 होता है। फिर क्या होता है, कॉस 60 1/2 होता है। साइन 150 को क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई माइनस पाई/6 लिख सकती हूँ, मतलब कि 180 माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तो मतलब पॉजिटिव का 30 डिग्री, तो 1/2 आ गया। देखिए इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 आपका कॉमन आ गया। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, 1/√2 कॉमन आ रहा है इस रो में, तो इसमें इस रो में 1/√2 कॉमन आ गया। इसमें 1/2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें मेरा 1/2 कॉमन आ गया। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त बताई थी ना कि पूरे रो में से हम लोग निकालते हैं या पूरे कॉलम में से निकालते हैं, तो इसमें पूरे रो में से मैं 1/2 निकाली, इस पूरे रो में से 1/√2 निकाली, इस पूरे रो में से 1/2 निकाली, तो मेरा क्या बचा 1√3 1 1 1 √3 1 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए आप लोग, आंसर आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास 1/4√2 है मेरे पास। ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस 1, ठीक है कि नहीं, माइनस √3। बस डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस √3, फिर क्या आ गया माइनस √3 आ गया 1 माइनस √3। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस √3, डिटर्मिनेंट निकालिए 1 माइनस √3, है कि नहीं है। तो ये देखिए 1 से 1 ये तो 0 आ गया, तो ये देखेंगे ये भी कट जाएगा मेरे पास, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला था और ऑपरेशन करके आप लोगों ने निकाल दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये बोल रहा है कि ए हमारा अगर ये है तो बताइए ए की पावर 101 क्या होगी, ठीक। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो पहले ए स्क्वायर निकाली तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से निकलता है। उससे पहले ना 2-3 टर्म समझ लीजिए, ये सब आप लोगों को टर्म मैंने बता चुके हैं। आइडियम पोटेंट क्या होता है, आइडियम पोटेंट होता है हम लोगों का मैट्रिक्स जब हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आ जाए, ठीक है कि नहीं है। अगर ऐसा मैट्रिक्स हो कि 2 बार ए को मल्टीप्लाई करें फिर से ए ही वापस आ जाए, तो वैसी मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं आइडियल पोटेंट मैट्रिसेस, ठीक। और उसी तरीके से इनवॉलिटरी मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, जब ए स्क्वायर मेरा आई के बराबर आ जाए तो वैसे मैट्रिसेस को कहते हैं इनवॉलिटरी मैट्रिसेस। वैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होता है मेरे पास,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है जब मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज करूँ वो बराबर हो जाए ए ट्रांसपोज इंटू ए और वो बराबर हो जाए आई मैट्रिसेस के, तो मैं वैसे मैट्रिसेस को कहती हूँ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ये 2-3 टर्म्स है, 2-3 टर्म्स जान जाइए, कोई ये हालांकि इससे सवाल पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती है, ठीक। तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए, ये क्या ए दे रखा है मेरा, अब ए की पावर 101 करना है मुझे, मतलब ए को 101 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा मैट्रिसेस का सवाल है, ठीक। ये आपका PYQ ही है। तो अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 101 बार मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक जरूर लग रही होगी, तो एक बार तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना ही होगा। चलिए एक बार मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक। तो ये मतलब मैं क्या कर रही हूँ, ए स्क्वायर कर रही हूँ, तो ए स्क्वायर कर रही हूँ तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर कर रही हूँ मैं, तो देखिए 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 मतलब कि 1 + 1 + 1 मतलब 3, ऐसे ही 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 मतलब 3 2 बार, ऐसे ही 3 3 बार, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, 3 लिखा हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, ये 3 लिखा हो रहा है। ए स्क्वायर मेरा क्या आ रहा है, हर जगह 3 आ रहा है। अब ए क्यूब निकालते हैं ज़रा, ए क्यूब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए क्यूब मेरा 3 3 3 3 3 3 3 3 3 को मैं क्या कर रही हूँ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 से कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3 + 3 + 3 मतलब कितनी बार 3 आ गया, 3 बार 3 प्लस हो रहा है, तो 3 × 3 लिख सकती हूँ मैं। इसके बाद जब इसको करूँगी तो 3 3 3 आ गया, मतलब 3 × 3 इधर भी 3 × 3 मतलब हर जगह क्या आ रहा है, 3 × 3 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। 3 × 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास, हर जगह मेरे पास 3 × 3 आ रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पैटर्न देखना लगा होगा, जब मेरे पास ए स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे हर जगह 3 की पावर 1 आ रहा है मेरे पास, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग जब ए क्यूब आ रहा है मेरे पास तो हर जगह 3 स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे हर जगह 3 स्क्वायर आ रहा है, मतलब जब मेरे पास ए की पावर 4 आएगा तो मेरे पास हर जगह क्या आएगा, 3 की पावर क्यूब आ जाएगा मेरे पास। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो मेरा क्या हो रहा है, देखिए जब मैट्रिसेस में हम लोग कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी मेरा कोई भी नंबर बाहर आ पाता है। तो 3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 बाहर आ सकता है मेरा, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ मैं 3 × a, मैं ये लिख सकती हूँ ए स्क्वायर को। उसी तरीके से मैं ए क्यूब को लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर × a। उसी तरीके से मैं ए की पावर 101 को लिख सकती हूँ एक कम पावर, मतलब 3 की पावर 100 × a। तो मेरा क्या ऑप्शन है, ए वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 100 × a, ठीक। इस तरीके से मेरा आ गया ये। देख मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और ये याद रखिए कि आप लोगों को बहुत हायर पावर दिया जाएगा मैट्रिसेस में निकालने के लिए, ठीक। और आप लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से निकालना है हम लोगों को, ठीक। आसान लग रहा है आप लोगों को, ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि क्या है आगे क्वेश्चन क्या है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट कर दिया यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कितना काम है। अब यहाँ पे आप लोगों को 3 वैल्यू जो मैंने पिछले लेक्चर में कराई थी ना, जो 3 वो होते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिसेस की जो हम लोग कर सकते हैं, मतलब RI को RJ से चेंज करना, ये सब चेंज करना, ये वाला जो सीखा था हम लोगों ने, वो काम जो हम लोग कर सकते हैं मैट्रिसेस में, उससे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और किससे डिटर्मिनेंट हमारा अनचेंज हो जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट में फर्क नहीं पड़ता है जब हम लोग RI को चेंज करें RI + KRJ, ये वाला काम जब हम लोग करें वेयर K हमारा ≠ 0 होता है, ठीक। अगर ये वाला काम करें हम लोग तो मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। मेरा डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक। अगर ये वाला काम करें तो, और केसेस में चेंज हो जाता है, मतलब हम लोग 2 रो को अगर 1 रो को इधर उधर कर दे तो मेरा डिटर्मिनेंट में माइनस लग जाता है, ठीक। अब देखिए इस वाले डिटर्मिनेंट को मुझे निकालना है। अब मैं क्या दिमाग लगाऊं कि मेरा डिटर्मिनेंट निकल जाए, किस तरीके से सोचूं। अब देखिए बहुत जगह स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं, बहुत जगह स्क्वायर के टर्म्स नहीं आ रहे हैं। मेरा तो इसका मतलब है मुझे या तो सबको स्क्वायर बनाना होगा या तो मुझे सारे के सारे स्क्वायर टर्म्स हटाने होंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब या तो मुझे सारे को स्क्वायर में तब्दील करना होगा या तो सारे को स्क्वायर से हटाना होगा, ठीक। ये अप्रोच रखनी चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन की कि किस तरीके से अप्रोच करें आप लोग क्वेश्चंस, ठीक। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस वाले फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये a² b हो गया, ये a² c हो गया, और ये a तो ऐसे रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। और इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड रो में भी a से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा यहाँ सेकेंड रो में b से मल्टीप्लाई कर दूं तो b² हो जाएगा, ये भी b² हो जाएगा, और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थर्ड रो में मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों जगह स्क्वायर आ जाएंगे। मतलब कि मेरा स्क्वायर टर्म बनाने का ये तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, R1 को चेंज कर दूँ AR1 से
R2 को चेंज कर दूं मैं BR2 से और R3 को मैं चेंज कर दूं CR3 से। लेकिन मैंने क्या बोला है कि क्या इस बार अगर ये काम करते हैं तो क्या मेरा डिटर्मिनेंट सेम रहता है? क्या मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या डिटर्मिनेंट सेम रहता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सेम रहता है। ठीक है कि नहीं है? अगर मान लीजिए मेरा एक रो में 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई है तो मैं एक बार 2 बाहर निकाल सकती हूँ, तो मैं पूरे के पूरे रो में एक बार A मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा A एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? उसी तरीके से मैं B मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे B डिवाइड करना पड़ेगा और C भी डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर तभी मैं A B C मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इसमें, ताकि मेरी डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड रहे। ठीक, तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास A इंटू B स्क्वायर प्लस C मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर B, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A स्क्वायर C, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? B स्क्वायर A, ये हो जाएगा मेरे पास B इंटू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, वो स्क्वायर है 1 नहीं है, ठीक है कि नहीं है? और ये हो जाएगा B स्क्वायर C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C स्क्वायर A, ये हो जाएगा C स्क्वायर B, और ये हो जाएगा मेरे पास C B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का टर्म तो आ गया, लेकिन साथ साथ में ये A मेरे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। यहाँ पे तो स्क्वायर का टर्म आ गया, यहाँ पे मेरा लेकिन A जो एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये मेरा जो है, ये मेरा यहाँ पे भी A एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि मेरा तीनों के तीनों कॉलम में एक A जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि सब में स्क्वायर बस एक A जो है मेरा लीनियर है। इसी तरीके से यहाँ पे B जो है, इस वाले कॉलम में मेरे पास B एक एक्स्ट्रा है, वैसे इस वाले कॉलम में मेरे पास C एक एक्स्ट्रा है। तो मैं एक जो मैं काम रो में कर सकती हूँ, मैं वो काम कॉलम में भी कर सकती हूँ। मतलब देखिए, अगर मेरे पास पूरे रो में अगर 2 2 2 मल्टीप्लाई है, 1 2 3 1 4 2 ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं ये पूरे 2 को ऐसे कॉमन ले सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार ये पूरे रो में मल्टीप्लाई है। तो इसी तरीके से मैं कॉलम में भी कॉमन ले सकती हूँ, तो मैं पूरे C1 से मैं A कॉमन ले लूँगी। ठीक है, और मैं पूरे C2 से B कॉमन ले लूँगी, फिर मैं पूरे C3 से C कॉमन ले लूँगी, और ABC तो डिवाइड में था ही। इस बार मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करी, मैं डिटर्मिनेंट से ही कॉमन ले रही हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ सेंट्रलाइज या कुछ नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और C स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये वाला जो ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको अगले वाले पेज पे लिख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को आसानी हो जाए लिखने में। ठीक, कहाँ गया जी हमारा क्वेश्चन? ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये ज़रा लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और बाद में क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ये लिखा हुआ है A स्क्वायर और A स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे लिखा है B स्क्वायर और ये लिखा हुआ है C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C स्क्वायर और C स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब देखिए, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ABC से ABC कैंसिल हो गया है मेरे पास, ये मेरे पास 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये काम किया हुआ है मेरे पास। चलिए इसको मैं इधर लेके चली गई। ठीक, अब देखिए, अब मैं क्या देख रही हूँ? अब मुझे ना देखिए, हर जगह स्क्वायर टर्म हो गया, मतलब कि कुछ ना कुछ सही हो रहा है, मतलब मैं कहीं ना कहीं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। अब देखिए मैं क्या कहती हूँ आप लोगों को ये चीज़, अब हम लोगों को जब सिमिलर टर्म्स आ जाए तो हम लोगों को पता है क्या कोशिश करनी चाहिए? हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा टर्म्स है ना, उनको मैं ज़ीरो कैसे कर सकूँ, क्या कर सकूँ? ज़ीरो कैसे कर सकूँ। ठीक, तो उसको ज़ीरो करने के लिए पहले मुझे, अगर जैसे मान लीजिए मैं इसमें से, अच्छा ये भी वो नहीं हुआ है क्या? मैं इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करूँगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें से इन दोनों को प्लस करके माइनस करूँगी तो मेरे पास ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि ये छोटा टर्म है और ये बड़े टर्म है, तो मैं क्या करूँगी? इस पूरे फर्स्ट वाले रो को मुझे बड़ा टर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं R1 को किससे रिप्लेस कर रही हूँ? मैं R1 को रिप्लेस कर रही हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। आप लोग समझेंगे क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैं R1 को रिप्लेस कर रही हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से, मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैंने बोला था ना, रो का मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ।
है कि नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ ना, रो का इंटरचेंज नहीं, रो में प्लस माइनस में कर सकती हूँ, ठीक। तो जो मेरा ये आ जाएगा R1 को मुझे क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे करिए इन तीनों को प्लस एक साथ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 2a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2 मेरा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है कि नहीं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा मेरे पास। सही किया है कि नहीं किया है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही किया मैंने, ठीक, ऐसे आ गया। और बाकी के टर्म्स को ऐसे ही लिखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रो में इंटरचेंज किया है मैंने, फर्स्ट रो 1 में इंटरचेंज किया है मैंने, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास 3x3 की मैट्रिसेस आ जाएगी मेरे पास, ठीक। अब देखिए अब देखिए, अब मैं अगर क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि तीनों के R1 में मेरे पास 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो ये मेरा कैसे बन जाएगा, 2 टाइम्स ये 2 टाइम्स इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास, ठीक है, ये चीज़ बन गई मेरे पास। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकती हूँ मैं, अगर अब देखिए, अब मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से इन दोनों को माइनस करूँ तब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं है, माइनस करूँ तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। वैसे ही मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसमें से मैं उसको माइनस करूँ तब भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि R2 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ R2 माइनस R1 से, और R3 को भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ R3 माइनस R1 से, ठीक है। देखिए क्या आएगा मेरे पास, देखिए क्या आएगा, R2 पहले R1 तो सेम रहेगा, 2 ऐसे ही रहने दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए बी स्क्वायर में से ये माइनस किया तो मेरे पास माइनस का सी स्क्वायर आ गया, इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा मेरे पास, और इसमें से इसको माइनस करूँगी तो माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर में से माइनस क्या कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस का ए स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक, ये आ गया मेरे पास। इसी तरीके से क्या कर रही हूँ, R3 में भी माइनस कर रही हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं R1, तो सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का बी स्क्वायर पड़ गया, ठीक। इसी तरीके सी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, माइनस का ए स्क्वायर पड़ गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 पड़ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स मेरे पास 0 आ गए, तो मेरे पास 0 टर्म्स आने की स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक, मेरे पास 0 टर्म्स आने की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे भी 0 लाने का मन कर रहा है, ठीक, तो मैं क्या करूँ, R1 को मैं क्या रिप्लेस कर दूँ, R1 माइनस में मैं R1 को रिप्लेस कर दूं फिर से R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और इन दोनों को प्लस करूंगी तो ये माइनस का ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं रिप्लेस कर दूं अब इस वाले मैट्रिसेस को, चलिए इसको वापस लिखते हैं यहाँ पे अगले पेज पे, ये इसको छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, तो इसी प्लेस पे हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं है, इसी पेज पे हमारा काम हो जाएगा। चलिए, दिखना, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा, चलो ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं रिप्लेस कर रही हूँ क्या, R1 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 से। ऐसा मैंने क्यों सोचा R1 प्लस R2 प्लस R3 से रिप्लेस करने का, क्योंकि देखिए ज़रा इसको अगर मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में R1 प्लस R2 करूँ, मतलब कि माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इन तीनों को प्लस करूँगी ना, तो ये फिर से यहाँ पे 0 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है कि नहीं। देखिए तो ये क्या किया मैंने, इसमें क्या R1 को मैंने रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 में, तो इन तीनों को साथ में प्लस कर दीजिए, तो ये 0 बन गया यहाँ पे। अब इन दोनों को साथ में प्लस करेंगे, इन तीनों को साथ में तो प्लस करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 0 माइनस में ए स्क्वायर, है कि नहीं। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और ये सी स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस 0, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। और बाकी के टर्म को मुझे ऐसे ही लिखना है, माइनस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और ये 0 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और 0। अब देखिए जो मेरा डायगोनल टर्म्स है वो 0 आ गया मेरे पास। अब मेरे को मैट्रिसेस सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, और ये साथ में 2 तो लिखा ही लिखा है। तो ज़रा अब इसकी डिटर्मिनेंट निकालिए, तो अब देखिए इसकी डिटर्मिनेंट क्या आ रही है,
क्या आ जाएगी मेरे पास 2 इंटू, ये देखिए ये जीरो का रहेगा तो इसका तो निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो ये डायरेक्टली माइनस सी स्क्वायर का निकालिए। माइनस सी स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इंटू जीरो, और ये माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब फिर क्या करेंगे, प्लस का बी स्क्वायर, ये वाला टर्म, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मैं सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। देखिए जीरो आने का क्या फायदा हुआ, इधर से जीरो मल्टीप्लाई होता जीरो आ गया, इधर से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। तो आप लोग कोशिश करिए कि डायगोनल टर्म्स को आप लोग जीरो करें ताकि हमारा डिटर्मिनेंट आसानी से निकल सके, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है कि नहीं है, और ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिखिए 2 इंटू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब कि क्या बन जाएगा मेरे पास 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा रो ऑपरेशन लगाएं, कौन सा रो ऑपरेशन ना लगाएं कि आंसर आ जाए मेरे पास, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके के सवाल आते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है, आप लोगों को इसको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से किया जाए इसको, ठीक। तो समझिएगा क्या करना है हम लोगों को डायगोनल टर्म्स को जीरो बनाना है सारे के सारे। तो किस तरीके से बनाया है मैंने, देखिए इसको ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाइए किस तरीके से सोचा जाए। तो मेरा क्या आ रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 2abc का होल स्क्वायर है ना मेरे पास, तो मेरे पास ए वाला जो हो जाएगा वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक। किस तरीके से किया समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं और ये क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अब देखिए दिमाग सबसे पहले आप लोगों को क्या जाना चाहिए कि एक पूरे रो में 5 मल्टीप्लाई। अब आप लोगों को इतना दिमाग आ जाना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच करें क्वेश्चन को, ये वाला आप लोगों को दिमाग रहना चाहिए, ये वाला दिमाग। तो तीनों में 5 है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 स्क्वायर सबसे छोटा है तो मैं 5 स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, ठीक। 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1, 5 स्क्वायर कॉमन ले तो 5 बचा, और यहाँ पे 5 की पावर 4 था तो 2 बचा। इस वाले रो में मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5 की पावर क्यूब कॉमन ले सकती हूँ, तो 5 की पावर क्यूब कॉमन ले लिया, ये बचा 1, 5 और 5 स्क्वायर यहाँ पे भी बचा, देखिएगा। और ये 5 की पावर यहाँ पे 4 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये क्या बचा 1, 5 और 5 स्क्वायर बचा फिर से। तो कोई भी अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाती है तो मेरी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ना वो जीरो आती है। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो इसमें तो तीनों रो तीनों कॉलम मेरे पास सेम है, तो इसका मतलब ये है मेरे पास कि ये पूरा का पूरा जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट, और बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आसान लग रहा होगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखिए ये कैले हर्मिशियन थ्योरम से क्वेश्चन आ गया आप लोगों को। जब भी आप लोगों को पॉलिनोमियल दिखे तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आनी चाहिए, कैले हर्मिशियन थ्योरम। और उसमें क्या कहता है मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई किसके बराबर देता है, 0 के बराबर देता है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए निकालिए ए माइनस लैम्डा आई। लैम्डा सिर्फ और सिर्फ डायगोनल टर्म्स में रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल टर्म्स में लैम्डा माइनस कर दीजिए, तुम्हारा ए माइनस लैम्डा आई आ जाएगा। तो 0 माइनस लैम्डा 1 2 4 5 माइनस लैम्डा 0 0 2 और 3 माइनस लैम्डा, इसका निकालना है आप लोगों को डिटर्मिनेंट, और 0 के बराबर रखना है। चलिए रखिए आप लोग 0 के बराबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे निकालना डिटर्मिनेंट, माइनस का लैम्डा 5 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा -0, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 4 इंटू 3 माइनस लैम्डा, है कि नहीं 4, और ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2 लिखा जाएगा 4 2 जा 8, और ये 0, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक। ये आ गया मेरे पास। अब यह क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा, ये इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 माइनस 5 लैम्डा माइनस में 3 लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास आंसर। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास -1, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब -4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -12 प्लस में 4 लैम्डा मेरे पास ये आ गया। और ये क्या आ जाएगा प्लस में 8 2 जा 16, ठीक। ये किसके बराबर दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस में 8 लैम्डा प्लस में 15 इंटू में माइनस लैम्डा, है कि नहीं है। तो मेरा ये जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, मेरा आ जाएगा माइनस में लैम्डा क्यूब माइनस प्लस में 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 15 लैम्डा प्लस में माइनस में 12। देखिए अभी देखिए ये 16 लिखा हुआ है कांस्टेंट का, ये -12 लिखा हुआ है कांस्टेंट का, तो 16 में से 12 गया कितना हो गया, 16 में से 12 गया 4 हो गया, तो प्लस का 15 लैम्डा माइनस का 15 लैम्डा
प्लस 4 लैम्डा और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या सिंपल डिटर्मिनेंट ही तो निकाल रही हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस में लैम्डा क्यूब प्लस में 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4 मतलब माइनस 11 लैम्डा प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये जो मेरा आया 3 क्रॉस मेरा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आया लैम्डा क्यूब, और लेकिन मेरा यहाँ पे क्या दे रखा है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है। मतलब मैं यहाँ पे मुझे एक बार और लैम्डा से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा क्यूब माइनस में 8 लैम्डा प्लस में 11 लैम्डा माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। मैं माइनस कॉमन लेके हटा दी क्योंकि 0 के बराबर ये तो माइनस ले सकते हैं। तो मुझे 4 डिग्री का बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको लैम्डा के बराबर रखना होगा। तो लैम्डा इंटू 0 वापस से 0 आ जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पे लिखने का। तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 4 माइनस में 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 8 लैम्डा क्यूब माइनस में 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। और मुझसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बस लैम्डा की जगह एक्स इस्तेमाल कर दिया, ठीक है कि नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकती थी a माइनस एक्स आई इज क्या डिटर्मिनेंट 0। लैम्डा की जगह मैं x तो भी लिख सकती थी, ये तो वेरिएबल है, मैं अपने मन से कुछ भी ले सकती हूँ वेरिएबल, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब, ये जो आ जाएगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा मेरे पास, समझने की कोशिश करिए इसको। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए ये हो जाएगा मेरे पास, ये देखिए इतना देखिए पहले, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा की पावर 4 मतलब x की पावर 4 माइनस में 8x क्यूब प्लस में 11x स्क्वायर माइनस में 4x, इस पूरे की पावर की इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 प्लस 5 है कि नहीं है, ये लिख सकते हैं इसको। और अगर मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा 5 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है मेरा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5i के बराबर आ जाएगा मेरे पास। किस तरीके से आपका केलर हर्मिटियन का क्वेश्चन आता है आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसका है, ये बोल रहा है A और B आर 2 मैट्रिसेस एंड B इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। मतलब कि V क्या है मेरे पास, A मैट्रिक्स ये है, B मेरे पास एक दूसरा वायु है, और क्या बोल रहा है जो A है वो B का इनवर्स है, व्युत्क्रम है, ठीक है कि नहीं है। तो हमसे अल्फा का मान पूछ रहा है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है मेरे से। तो मेरे पास कोई भी दो मैट्रिसेस जो होती है अगर इनवर्स होती है तो उसका मतलब क्या होता है, A इंटू बी मेरे पास बराबर क्या हो जाता है, A इंटू बी मेरे पास B इंटू ए इज इक्वल टू आई मैट्रिसेस के बराबर हो जाता है। तो क्या आप लोगों को पूरा मल्टीप्लाई करना होगा दो मैट्रिसेस का, बताइए तो जरा। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे ना वो पता क्या करेंगे, पूरा A इंटू बी करेंगे फिर निकालेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इस पोजीशन जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये A11 रहेगा, ये A12 रहेगा, ये A13 रहेगा, ये A21 रहेगा, A22 रहेगा, ये A33 रहेगा, ये A23 रहेगा, A31 रहेगा, A32 रहेगा, ये A33 रहेगा, और ये 3 क्रॉस 3 का मेरे पास मैट्रिसेस है। और ये किस मतलब ये मैं A इंटू बी की वैल्यू बता रही हूँ, ये A इंटू बी है, और A इंटू बी मेरा क्या किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर हो जाएगा। और मेरा अल्फा जो है वो कौन सी पोजीशन में आ रहा है, वो इस पोजीशन में आ रहा है, A23 की पोजीशन में आ रहा है। और A23 किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना, अगर दो इक्वल करेंगे मैट्रिसेस को। और A23 पोजीशन मुझे निकालना आता है कि A23 पोजीशन कैसे निकालूंगी मैं, देखिए मैं A11 पोजीशन कैसे निकालूंगी, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से पूरा मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा A11 आ जाएगा। फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा A12 आ जाएगा। फर्स्ट रो को मैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा A13 आ जाएगा, ठीक। तो मैं A13 को भी मैं 0 के बराबर रख सकती हूँ, ठीक। तो अगर मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अल्फा के टर्म आ रहे हैं, और वो अल्फा के टर्म मुझे किसके बराबर रखने हैं, 0 के बराबर रखने। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकती हूँ, मैं A13 भी यहाँ पे निकाल सकती हूँ, ठीक है कि नहीं। उसी तरीके से मैं A23 भी निकाल सकती थी क्योंकि मेरे पास मुझे सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जहाँ जहाँ मेरा थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा मैं वो वैल्यू निकाल के उसको या तो इस वाले में जब निकाला तो मैंने 0 के बराबर रखना है, इस वाले में निकाला तो फिर से मुझे 0 के बराबर रखना है, अगर मैंने इस वाले में निकाला तो मुझे इसको 1 के बराबर रखना है। तो मैं क्या निकालने का सोच रही हूँ, मैं A13 निकालने का सोच रही हूँ। तो ज़रा जल्दी चलिए निकालते हैं A13। तो A13 क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो को मुझे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू अल्फा मतलब माइनस अल्फा, और 1 इंटू 3 प्लस 3, और ये मुझे किसके बराबर रखना है,
जीरो के बराबर रखना है, क्योंकि A13 वाला पोजीशन जो है मेरा वो जीरो है। तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, डी ऑप्शन जो है मेरा वो 5 है। आप लोगों को पूरा कभी नहीं निकालना है काम, इतना काम करने के लिए कभी बोलना भी नहीं चाहिए, BHU को ना बोलेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का। मुझे बहुत अच्छा लगा था, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये बहुत उन्होंने दिमाग लगा के सवाल पूछा था। ये बोल रहा है कि ये 3 मैट्रिसेस, ये पूरी इस मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जा रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ जा रही है मेरे पास। तो बोल रहा है n की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे से पूछ रहा है, ठीक है, ये मेरे से n की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए दिमाग लगाइए, अब आप लोगों को इतनी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने के लिए तो कभी नहीं देगा BHU। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक लग ही रही होगी, कुछ ना कुछ, चाहे 1% ट्रिक लग रही हो, लेकिन पक्का ना पक्का ट्रिक लग रही होगी। इसलिए आप लोगों को, इस पर आप लोगों को गधों वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको स्मार्ट वर्क तो करना है, इतना समझ में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में आप लोगों को स्मार्ट वर्क तो पक्का करना होगा, ठीक। अब वो कैसे करना होगा वो आप पे निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये अप्रोच ठीक करनी है अपनी, हाउ टू थिंक वाली, मतलब कि, और ये मैं हमेशा पूछती हूँ, कैसे सोचें, ना कि आंसर निकालने के पीछे जाएं। कैसे सोचें, भले एग्जाम क्रैक ना हो लेकिन अपने मैथमेटिक्स को इंटेलिजेंट करें, अपने मैथमेटिक्स की इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, ना कि अपने एग्जाम की इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, ठीक है। ये हमेशा सोचना चाहिए, अपने आप एग्जाम क्रैक होगा। देखा है ना 3 इडियट बच्चों, हाँ 3 इडियट्स देखते हो, बहुत अच्छी मूवी लगी थी मुझे। सक्सेस के पीछे नहीं भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा फिल्म हम भी देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए हम लोगों को एक बार तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम लोगों को पैटर्न पता चल सके, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में पैटर्न तो पक्का पक्का आएगा। तो आप लोग क्या करिए, 1 1 0 1 पहला मैट्रिसेस लिखा हुआ है, दूसरा मैट्रिसेस क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 2 0 1। बस ये वाला नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है कि नहीं, और सारे के सारे नंबर सेम है, देख लीजिए आप लोग। तो ये देखिए क्या करेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, पहले देखिए क्या आएगा, 1 1 जा 1 1 0 जा 0, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही आएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 1 2 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, मतलब 2 + 1 आ गया। और ये 0 जा 0 0 1 0 जा 0, मतलब 0 आ गया। ये 0 जा 0, ये 1 जा 1, मतलब कि ना ये आप लोग देखेंगे कि ये तीनों पोजीशन हमेशा सेम आ रही है। तभी तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में भी ये तीनों पोजीशन सेम दे रखी है, बस और बस ये पोजीशन अलग दे रखी है, ठीक। तो अब आप लोगों को बस और बस इस वाले पोजीशन को मल्टीप्लाई करके देखना है, ना कि सब में मल्टीप्लाई करना सीखना है, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा क्या है हमारे पास, 1 0 1 3, ये है मेरे पास मल्टीप्लाई। तो इस पोजीशन पे तीसरा नंबर क्या आएगा, देखिए जरा इस पोजीशन का नंबर क्या होता है, जब मेरे पास फर्स्ट रो है, मेरे पास सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक। तो इस पोजीशन को निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 3 जा 3 और 1 + 2 मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 जो है मेरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 + 1 ही आ जाएगा। ये मेरा क्या आया, ये मेरा 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, A1 A2 A3। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 3 + 2 + 1 आ रहा है। अब आप लोगों को पैटर्न समझना है, ठीक। इसीलिए ना कभी भी प्लस मत कर दीजिएगा कोई भी मैट्रिसेस को जब भी आप लोगों को मल्टीप्लाई में दे। तो देखिए जब 3 तक निकाल रहे हैं, 3 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3 + 2 + 1। अब आप लोग देखेंगे जब चौथे वाले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मतलब कि यहाँ पे 4 लिखा होगा और यहाँ पे यही लिखा होगा, और यहाँ पे 3 + 2 + 1 होगा। और आप लोग देखेंगे ये अगर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1 4 जा 4, और 3 + 2 + 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 3 + 2 + 1। तो देख रहे हैं जब 4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 + 2 + 1 आ जाएगा। तो वैसे ही जब n मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n + n - 1 प्लस डैश 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 1। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, 1 से प्लस करना शुरू कर रही हूँ, +2 +3, और कहाँ तक प्लस कर रही हूँ, n तक प्लस कर रही हूँ। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 378 दे रखी है मेरे पास, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जो चीज़ मैंने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछता है BHU, ठीक। BHU क्या, JEE मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोगों को n टर्म्स ऑफ AP तो पता ही है कैसे निकालते हैं। n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, n + 1/2। तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर आ गया, 378 के बराबर आ गया, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो भैया मेरे बाएं हाथ का खेल है, ऐसा बच्चे बोलते हैं, ठीक है। बाएं हाथ का खेल होता है बच्चों की क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। चलिए क्वाड्रेटिक ज़रा सॉल्व करते हैं। चलो तो ये क्या हो गया, n ×
n+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया मेरे पास 378 है कि नहीं। तो n स्क्वायर प्लस n किसके बराबर आ गया 378 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि 8 2 जा 16 1 कैरी 7 2 जा 14 15 का 1 कैरी 3 2 जा 6 6 7 मतलब n स्क्वायर प्लस n माइनस में 756 इज इक्वल टू 0। d किसके बराबर आ जाएगा d आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है कि नहीं है। तो b स्क्वायर क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a 1 है और ये माइनस में 756 है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 756 तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए 3024 आएगा करिए मल्टीप्लाई 4 6 जा 24 2 कैरी 5 4 जा 20 21 22 का 2 कैरी 4 7 जा 28 29 30 3024 और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 3025 आ गया। इसका रूट कैसे निकालेंगे आप लोग टी मेथड आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो भैया आना चाहिए क्योंकि 8th क्लास का काम है 6 7th क्लास का काम है ये तो आना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं यहाँ पे ये 5 5 जा 25 हो जाएगा और ये 5 5 10 हो जाएगा ठीक। और इसमें से 5 वापस 30 माइनस 25 ये 525 और ये 5 5 जब 5 1 जा 5 5 0 5 2 जा 10 ये 5 5 ये क्या आ जाएगा 55 हो जाएगा मेरा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये टी मेथड से निकाला है ठीक है ना। ये आप लोग एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट तो निकालना आता होगा। तो रूट डी क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा ठीक। तो एन क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए मेरा n जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है। n एक पॉजिटिव नंबर है तो मेरे पास 55 माइनस का हो ही नहीं सकता तो मैं प्लस वाला 55 लूँगी मतलब कि 54 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 27। तो देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है मेरे पास 27। तो आप लोग देखेंगे कि जो बी वाला ऑप्शन है उसमें क्या है 27 जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन था बस आप लोगों को दिमाग लगाना था ठीक बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि डिटर्मिनेंट ए जो है मेरे पास ये बताइए जो डिटर्मिनेंट ए आएगा आपके पास उसका जो वो होगा क्या वो मतलब डिटर्मिनेंट ए एक्स और वाई का फंक्शन आएगा तो क्या वो x से डिवाइड हो पाएगा क्या वो y से डिवाइड हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल ही देते हैं इसका ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 माइनस वाई है कि नहीं ये लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो अब देखिए इसको आसान बनाया जा सकता है और थोड़ा सा क्या कर दूँ ये देखिए इसको 0 बनाने के लिए मैं यहाँ पे भी 0 बना दूँ यहाँ पे भी 0 बना दूँ। मैं क्या कर सकती हूँ R2 को रिप्लेस कर सकती हूँ R2 माइनस R1 से और R3 को भी रिप्लेस कर सकती हूँ R2 माइनस R1 से है कि नहीं। इन दोनों को रिप्लेस कर R3 माइनस R1 से रिप्लेस कर सकती हूँ क्योंकि 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ठीक है कि नहीं है। ज़रा रिप्लेस कर दीजिए तो फर्स्ट रो तो सेम का सेम रहेगा तो 1 माइनस 1 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स में से मुझे -1 करना है तो क्या हो जाएगा x आ जाएगा और 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा। इससे इसको माइनस करिए तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और ये 1 माइनस वाई लिखा है तो 1 माइनस वाई में -1 करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा माइनस का y आ जाएगा ठीक। अब देखिए ये आसान हो गया कि नहीं हो गया बस मुझे इसी वाले से निकालना होगा इस वाले से 2 0 हो गए क्योंकि मैं कोई भी कॉलम कोई भी रो से निकाल सकती हूँ। तो मेरा मन कर रहा है इस कॉलम से निकालने का तो मैं इस कॉलम से निकालूंगी तो मुझे बस इसी से निकालना पड़ेगा। तो इससे निकालूंगी तो 1 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई माइनस में 0 तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस में एक्स वाई मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू जो आ गई मेरे पास माइनस का एक्स वाई आ गई मतलब कि अगर मैं इसको एक्स से डिवाइड करूंगी तो ये पूरा का पूरा एक्स से डिवाइड हो जाएगा कोई भी रिमाइंडर नहीं मांगेगा क्योंकि एक्स इसका मल्टीपल है। और उसी तरीके से ये वाला नंबर जो है मेरा वाई से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। इसका मतलब है कि क्या है एक्स और वाई में से किसी से विभाजित नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। x और y दोनों से विभाजित है इसका मतलब ये सही हो गया। यहाँ पे क्या लिख रहा है x से विभाजित है डिविजिबल बाई x लेकिन y से विभाजित नहीं है लेकिन ये तो दोनों से विभाजित है तो ये भी गलत हो गया और ऐसे ही ये भी गलत हो गया। मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है इसमें हम लोग सीखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिसेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं देखिए सीखिए आप लोग किस तरीके से कोई भी मैट्रिसेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास ये f1x ये f2x ये f3x और ये f4x दिया हुआ है ठीक है कि नहीं है। ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है ठीक। ये मेरे पास f ऑफ x है
ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है। अब इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको करूँगी, मुझे बोला जा रहा है कि इस वाले मैट्रिसेस को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये मुझे काम करना है। तो पता है क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स, एफ वन डैश एक्स, एफ टू डैश एक्स, और दूसरा रो वैसे का वैसा ही लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं है, एफ थ्री एक्स और एफ फोर एक्स, ठीक है, प्लस फर्स्ट रो हम लोग ऐसे का वैसा ही लिख देंगे, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, और सेकेंड रो को इस बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ थ्री डैश एक्स और एफ फोर डैश एक्स, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास 3 रो 3 कॉलम होते हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस होती है, तो हम लोग पहले रो को डिफ्रेंशिएट करते, बाकी 2 रो को वैसे ही लिख देते, उसके बाद सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट करते, फर्स्ट और थर्ड रो को ऐसे लिख देते, फिर प्लस थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करते और फर्स्ट और सेकंड रो को ऐसे कैसा ही लिख देते। मतलब अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हम लोग को, तो जितने क्रॉस जितने की मैट्रिसेस है उतनी मैट्रिसेस और एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक। इस बार हम लोगों को क्या बोला है, एफ एक्स तो दे रखा है, और साथ साथ में बोला है कि 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, ठीक है। क्या करना है मुझे, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगी मैं तो 3 मैट्रिसेस आएंगी, क्योंकि मेरे पास ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है, मतलब फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करूंगी, बाकी के 2 रो सेम, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करूंगी, बाकी के 2 रो सेम, और थर्ड रो को डिफरेंशिएट करूंगी, बाकी की 2 रो सेम। तो ये एक बार डिफरेंशिएट किया मतलब 3 मैट्रिसेस आई, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी तो एक मैट्रिस से 3 मैट्रिसेस जनरेट होंगी, है कि नहीं है, तो बहुत सारी मैट्रिसेस हो जाएंगी। इसका मतलब है कि मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिक लग रही है। तो ट्रिक क्या लग रही है उसको देखते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये क्या बोल दिया गया है इन्होंने कि ट्रिक ये है कि मेरी बात कि जो p को बोल दिया गया है कि p एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मुझे वो वाला रो लिखना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी 0 रो रहेगा तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, तो मुझे 0 रो वाले को लिखना ही नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसको पहली बार डिफरेंशिएट करी तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करी तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, बाकी का 2 एज इट इज लिखना है, 6 -1 0 p स्क्वायर p क्यूब। उसके बाद क्या होगा, मेरा फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन और थर्ड रो सेम, लेकिन सेकेंड रो जो है मेरे पास वो एक कांस्टेंट है, मतलब सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा मेरे पास, तो उस वाली मैट्रिसेस को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरीके से तीसरे में क्या आएगा मेरे पास, थर्ड वाले रो का डिफरेंशिएशन और 2 बाकी के ऐसे के ऐसे ही, तो थर्ड रो भी मेरी कांस्टेंट है क्योंकि p है, इसलिए सारे का सारा 0 आ जाएगा, इसलिए मुझे थर्ड वाले को भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा क्या आ गया, एक बार डिफरेंशिएशन आ गया df बाई dx। जब मैं दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगी d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, तो फिर से फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करूंगी, तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 2 6x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और बाकी का 2 रो क्या है ऐसे का ऐसा ही लिख दिया मैंने, 6 -1 0 p स्क्वायर p क्यूब, ठीक। और फिर वैसे ही दूसरा रो डिफरेंशिएट होगा तो वो 0 रो हो जाएगा, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। वैसे तीसरा रो भी जब 0 हो जाएगा तो कोई लिखने का मतलब नहीं है, मतलब कि मेरा d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करूँगी, मतलब डी क्यूब एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, पहला डिफरेंशिएशन करूँगी तो 6 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स का साइन एक्स डिफरेंशिएशन, यही तो होता है मेरे पास डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, और ये बाकी का ऐसा ही लिखा जाएगा, 0 6 p स्क्वायर p क्यूब, और वो उसमें फिर से सेम। और मुझे इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकाली जा रही है, इसलिए मैं 0 रो को ऐसे छोड़ दे रही थी, क्योंकि अगर कोई भी 0 रो रहती है तो अगर उस रो से मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो 0 ही आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 3 ये है, और ये वाला रो मेरे पास 0 है, और यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये आ रहा है मेरे पास, तो इस 0 रो से मैं अगर डिफरेंशिएट करूँगी तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा लिखने का, ठीक। सॉरी 0 से मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा लिखने का, तो इसलिए मैं 0 वाले रो को लिख ही नहीं रही हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये मेरा ऐसे का ऐसा आ गया। तो यहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 साइन कॉस 0 -1 हो जाता है, साइन 0 0 हो जाता है, ये 6 -1 0 p स्क्वायर p क्यूब। आप लोग देख रहे हैं कि 2 जो है मेरे पास रो सेम है, इसका मतलब है कि मेरा जो वो होगा, जो मेरा डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी 2 रो सेम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या p प्लस p स्क्वायर आएगा, या p आएगा, या ये आएगा, p के रूप में तो आ ही नहीं रहा है, मतलब ये p से
इंडिपेंडेंट आ रहा है, मतलब पी से स्वतंत्र आ रहा है, तो मेरा इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या क्वेश्चन है मेरे पास, ए जो है मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट ए क्या है मेरे पास 4 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बोल रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए होता है, तो वो किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। तो मेरे पास 1/4, ठीक है कि नहीं है, आंसर आ गया मेरे पास 1/4। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्या क्वेश्चन है, कैले हर्मिशियन थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक, फिर से इसमें क्या करना है आप लोगों को, क्या लगाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई आप लोगों को 0 लगाना है यहाँ पे, और फिर से आप लोगों को इसमें इक्वेशन बनानी है। ठीक, तो ये काम आप लोग खुद करेंगे, ये काम मैं आप लोगों का नहीं करूंगी, क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है आप लोगों का। ठीक, कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह है आप लोगों का, इसलिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो ये काम आप लोग खुद करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन ये लास्ट है आप लोगों का, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये कितना अजीब सा लग रहा है ना देखने में, लेकिन ये सबसे आसान क्वेश्चन है आप लोगों के मैट्रिसेस का। किस तरीके सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या बोल रहा है, ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है जब ये दोनों मैट्रिसेस मेरी इक्वल है, बराबर है, ठीक है कि नहीं है। तो अब देखिए ए वाला टर्म कहाँ आ रहा है, ए वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है, और ये इसके बराबर है -3 के बराबर है मेरे पास। तो a-1 को मुझे किसके बराबर रख देना है, -3 के बराबर रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 + 3, मतलब मेरे पास -2 की वैल्यू आ जाएगी ए। तो आप लोग क्या देखेंगे, इन तीनों में मेरे पास -2 है ए में, है कि नहीं है, ए में। तो इन तीनों में से होगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये देखिए, इन दोनों में जो है मेरे पास, अब आप लोग b की वैल्यू निकालिए। b वाला टर्म कहाँ पे आ रहा है मेरे पास, 3b ये आ रहा है, और ये -21 आ रहा है। ठीक है, तो 3b क्या आ गया मेरे पास, माइनस में 21 आ गया, तो 3 - 7 जा, तो -7 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया मेरे पास। अब ये दोनों ऑप्शन रह गया। अब आप लोग देखेंगे कि इन दोनों में अलग कौन सा है। मेरे पास x जो है, x यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -3 है, तो मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो आप लोग क्या करिए, x को बराबर रखिए। तो ये 4x + 6 को मैं किसके बराबर रखूंगी, 2x को, क्योंकि वो इक्वल मैट्रिसेस है, तो वहाँ का वहाँ ही रहेगा। ठीक, तो ये 4x + 6 किसके बराबर आ गया मेरे पास, 2x के बराबर आ गया। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 इधर लेके जाइए, तो ये 2x = माइनस में 6 आ जाएगा, तो x = क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो x = -3 वाला जो होगा मेरे पास वो करेक्ट हो जाएगा, और ये सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये आप लोगों को डिटर्मिनेंट का, और आसान भी लग रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोगों के डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि डिटर्मिनेंट आप लोगों को, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसका PYQ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और इजी लग रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो, तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।